गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मेरा आप सबको एक सजेशन है कि आज से करंट अफेयर्स की आप क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जून या जुलाई के अंदर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आज के करंट अफेयर बिना टाइम गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं 12 अप्रैल के। सबसे पहले जो करंट अफेयर आता है उसके अंदर है कि भारतीय वायुसेना और यूएस सेना के बीच में एक एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23, जिसे C-123 के नाम से भी जाना जाता है, का पहला चरण 10 अप्रैल 2023 को पानागढ़, पश्चिम बंगाल के वायुसेना स्टेशन अर्जन सिंह के अंदर शुरू किया गया है। और ये जो एक्सरसाइज है ये 4 साल के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है, क्योंकि कोविड की जो महामारी स्टार्ट हुई थी उसके कारण अब भारतीय और यूएस के बीच में जो जो ये एक्सरसाइज होनी थी ये स्थगित कर दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि नई दिल्ली के अंदर विद्युत मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी की है, जिसके अंदर 5 राज्य फ्रंट रनर जिसको 60 से ज़्यादा अंक मिले हैं। वो कौन से राज्य हैं अपने? एक तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है और तेलंगाना। इस राज्यों को जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है उसके अंदर 60 प्लस अंक मिले हैं। ठीक है। अगला आता है विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग के अंदर 11वें संस्करण के अनुसार अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई को क्या मिला है? नंबर 1 पावर यूटिलिटी का स्थान दिया गया है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी जो मुंबई है उसको नंबर 1 पावर यूटिलिटी का स्थान दिया गया है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी को ए प्लस ग्रेड के साथ पहला और 100 में से 99.6 का हाईएस्ट स्कोर मिला है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अडानी लिमिटेड है उसके अंदर स्कोर कितना मिला है या फिर उसे ग्रेड कितना मिला है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली है। मैंने जो करंट अफेयर्स इसमें बनाए हैं मैंने उसमें से वही बनाए हैं जो एग्जाम्स के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं, क्योंकि मैंने भी एसबीआई का एग्ज़ाम दिया है, आरबीआई का एग्ज़ाम दिया है, उन दोनों को मैंने पास आउट भी किया है। तो जो मैंने फिलअप किया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय बांग संरक्षण प्राधिकरण द्वारा फिफ्थ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एम डब्ल्यू किसकी है? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन की। यानी कि जो फिफ्थ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया 2022 की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व 94.38% के MEE स्कोर के साथ हाईएस्ट पॉइंट पे रहे हैं। याद रखिए कि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड बात हो रही है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने टाइगर रिजर्व की गणना का बताया था। अब आते हैं MOSPI द्वारा 27 मार्च 2023 को संसद में एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, जिसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में गुजरात ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS शॉर्ट फॉर्म है फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया और यूपी को सबसे अधिक फंड प्राप्त हुआ। अब ये MPLADS क्या होते हैं? MPLADS होता है बच्चों कि हर क्षेत्र में जो सांसद होते हैं वो अपने क्षेत्र में काम करवाने के लिए सरकार से कुछ ना कुछ फंड लेते हैं। उस फंड का जो सबसे बेस्ट उपयोग करता है, जैसे पूरे राज्य में मिलता है, पूरे देश के राज्य हैं, सभी को मिलता है फंड, लेकिन सभी को फंड मिलता है, सब लोग अच्छा काम नहीं करते ना। जैसे हम इसमें बताया गया है कि यूपी को सबसे ज्यादा फंड मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग और सबसे अच्छा उस फंड का उपयोग किसने किया? गुजरात ने। तो ये रिपोर्ट दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, विकलांग पेंशन की जांच के लिए सशस्त्र बलों ने एजुकेटेड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा की अध्यक्षता में एक अंतर सेवा पैनल बनाया गया है। किसकी? जनरल लेफ्टिनेंट जनरल है चन्नीरा बंसी पोनप्पा। ठीक है, उनको एक अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? विकलांग पेंशन की जांच करने के लिए। और इसका निर्देश कहाँ से आया था? रक्षा मंत्रालय से, डिफेंस मिनिस्ट्री से आया था। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? ये जो हमारे नए सीडीएस है, कौन? जनरल अनिल चौहान जी ने। और हमारे पहले सीडीएस थे कौन से? बिपिन रावत थे। अब आता है हमारे केरल कृषि विश्वविद्यालय को कृषि को कल्याण मंत्रालय के तहत, जो हमारे केरल कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंदर कल्याण मंत्रालय के तहत पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार के संरक्षण प्राधिकरण के लिए
केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य सबसे पहले क्या है कि पौधों की जो किस्म है उसको केरल के कृषक समुदायों के आधार की रक्षा करना है। और इसका उद्देश्य सबसे ज्यादा क्या है कि जो कृषि कल्याण है, जो कृषि के साधन है, जो निर्माण निर्माण किए गए हैं, उनके उनके अधिकारों की रक्षा करना और अच्छे किस्म की जो है वो पौधों को काम में लेना है। ठीक है, ये हमारे इम्पोर्टेंट कल के नेशनल अफेयर्स थे। लेकिन अब इसके अंदर हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो हमारे आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आता है 10 अप्रैल 2023 को आरबीआई ने आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज डायरेक्शन 2023 जारी किया है। ये डायरेक्शन 1 अक्टूबर 2023 से जारी होगी। अब ये आरबीआई ने क्या, आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बैंकों के लिए जारी किया गया है कि ग्राहक को सही चीज पहुंचाने के लिए, ग्राहक उस चीज से संतुष्ट है या नहीं वो देखने के लिए आरबीआई ने आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज डायरेक्शन 2023 लागू किया है, जो अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आरबीआई ने सीआईसी। सीआईसी क्या होती है सर? सीआईसी होती है बच्चों की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसके पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। जो हमारे छोटे व्यापारी होते हैं या फिर जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जिनकी वजह से जो जो सीआईसी में अप्लाई करना चाहते हैं, वो अब उनके लिए आसान हो जाएगा। अब आते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि सेबी है। सेबी ने निवेशकों को डायरेक्ट प्लान के विकल्प देने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष को अनिवार्य कर दिया है और वितरण आयोग के लिए एक ट्रैक मॉडल को पेश किया है। सेबी ने क्या किया, एक डायरेक्ट प्लान जारी कर दिया, जिसके हिसाब से जो निवेशक है वो अपने वैकल्पिक का जो निवेश कोष है उसको अनिवार्य कर दिया है। अब आता है 10 अप्रैल 2023 की। 10 अप्रैल 2023 को एनएससी की सहायक कंपनी है एनएससी इंडेक्स। देखो एनएससी क्या है, अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के अंदर है। उसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक और चाइल्ड कंपनी है, कौन सी? एनएससी इंडेक्स है। उसने क्या किया है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके शॉर्ट फॉर्म है आरईआईटी, जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट आईएनवीएलआईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसे निफ्टी रेट या आईएनएफ आईटी इंडेक्स कहा जा सकता है। ओके बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने नए जमाने की जो एमएसएमई कौन से, मीडियम स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं उसके बुनियादी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश करने के लिए एक्टिव एआई के साथ साझेदारी किया। अब एक्टिव एआई कौन है? एक्टिव एआई एक कंपनी है जिसके जो अध्यक्ष है, जो सीईओ है, वो है रघुनाथन सुब्रमण्यम। और ACTYV.ai के जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर के अंदर है, और बैंगलोर का है अपने कर्नाटक के अंदर। जबकि कोटक जनरल इंश्योरेंस कौन सा है, वो महिंद्रा का है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। अब आते हैं दिल्ली के बिजली वितरण को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर की वितरण शाखा है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। दिल्ली के अंदर आजकल बिजली की डिमांड भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां पे बिजली फ्री है। तो हो सकता है, अब गर्मियां स्टार्ट हो रही है, तो गर्मियां स्टार्ट होने से क्या होता है, बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। तो वही टाटा समूह ने क्या किया है कि टाटा पावर जो दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन, जो टाटा की ही एक कंपनी है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने साथ मिलकर 150 करोड़ रुपए का समझौता किया है कि दिल्ली के अंदर बिजली विभाग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के जो सीईओ है वो है गणेश श्रीनिवासन। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के जो हेडक्वार्टर है वो भी नई दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, अब एक है जापान की ऋणदाता कंपनी है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसे JICA के नाम से भी जाना जाता है, ने घरेलू निजी क्षेत्र के ऋणदाता, घरेलू निजी क्षेत्र जो इंडिया का है, इंडसइंड बैंक को $125 मिलियन की निधि रेखा प्रदान करने के लिए सिटी बैंक के साथ भागीदारी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये जो है ये जापान से भी रिलेटेड है और अपने इंडिया से भी रिलेटेड है, दोनों से रिलेटेड है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आता है अपने इकोनॉमिक और बिजनेस के न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने लायक है कि आईआईटी कानपुर जो यूपी का है, ने एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ने एडवांस वेपन और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि AWEIL, बच्चों हर कंपनी की शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। मैंने खुद ने एग्जाम दिया है तो मुझे पता है, कई बार शॉर्ट फॉर्म्स भी आ जाती है, कई बार फुल फॉर्म्स का पहला वर्ड पूछ लेता है कि जैसे AWEIL
का जो ई है उसको ई का क्या मतलब होता है आपको ऑप्शन दे देगा, इक्विपमेंट, एक्वायरमेंट, कुछ भी हो सकता है इस तरह से, तो देख लीजिएगा। तो उन्होंने तो आईआईटी कानपुर यूपी ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, उसने क्या किया कि एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला अवार्ड से रिलेटेड है कि भारत की राष्ट्रपति है, भारत की राष्ट्रपति कौन है, सबको याद होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू है। भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने क्या किया, दिल्ली के अंदर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के 11वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रॉस रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेजमेंट अवार्ड प्रदान किए हैं। ये देखिए नाम बड़ा है लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हाल ही में करंट अफेयर आते हैं उसके अंदर क्या होता है, लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड है, ये जब 1-2 बार हम पढ़ेंगे तो हमें वैसे भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे साइंस से रिलेटेड, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि 10 अप्रैल 2023 को यूडीआई कौन है, आधार कार्ड, जहां से आधार बनता है ना, उसकी फर्म है यूडीएआई, यूनिक आइडेंटिटी से जो है उसने क्या किया है, आईआईटी बॉम्बे के साथ एक समझौता किया है, जिसके अंदर लोगों को किसी भी समय कहीं भी आसान तरीके से एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित किया जा सके। अब ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है बॉम्बे कर सकता है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास यही काम करते हैं। और ये क्यों किया गया है कि कहीं पर भी हम जाएं और अगर हमें बायोमेट्रिक जांच की जरूरत पड़े तो वो करने के लिए यूडीआई ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता स्थापित कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे इन्वायरमेंट की। अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि पुणे के अंदर एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक की एक टीम गई थी। उन्होंने मेघालय के दक्षिण गौरो हिल्स, सॉरी थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, चलिए अब आगे बात करते हैं। पुणे के अंदर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों की एक टीम गई थी। उन्होंने मेघालय के जो दक्षिण गौरो हिल्स जिला है उसके अंदर सीजू गुफा से एमोलॉप्स सीजू नामक जीनस एमोलॉप्स के कैस्केड रेनिड मेंढक की एक प्रजाति की खोज की है। अब जैसे नई नई खोजें चलती रहती है तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भाई ये खोज हुई थी, तो ये बताओ ये खोज कहाँ पर हुई थी। अब जैसे इसने कह दिया कि इन्होंने क्या किया, रेनिड मेंढकों की खोज की है, तो ठीक है ज्यादा नहीं आ सकता लेकिन अभी आ भी जाए तो हमें याद रखना जरूरी है। अब आते तमिलनाडु के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नरेश गुप्ता थे, जो तमिलनाडु के मेन थे, वो 72 वर्ष के थे। और जो 1972 बैच के आईएएस अधिकारी भी थे, उनका क्या हो गया है, 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और कहाँ हुआ है, ये तमिलनाडु के अंदर ही हुआ है। अब एसबीआई ने एक अपनी नई बुक लॉन्च की है। एसबीआई ने जो अपनी बुक लॉन्च की है वो कहाँ की है, उन्होंने बैंक बुक लॉन्च की है, ए बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। कॉफी टेबल की बुक है कि आप बैठे बैठे पढ़ सकते हो, एक नई बुक है जो बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। और हमारा जो 11 तारीख का जो इम्पोर्टेंट डे आता है वो आता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल 2023। ये हमारे क्या है कुछ आज के करंट अफेयर्स थे। आई विश मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल भी नया है, और अगर आपको लगे कि आपको और इन्फॉर्मेशन मुझसे मिल सकती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि वीकली पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा, इसलिए वीकली पढ़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।